हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में, जहां पर मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जनवरी 2024 के संदर्भ में आज की क्लास में हमने पाठ्यक्रम में शामिल संपूर्ण उपन्यासों को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, हमने सभी इसमें कवर की हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी अन्य वीडियो आप तक पहुँचे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सभी परीक्षा के संदर्भ में जो भी तथ्य हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे इन उपन्यासों से संबंधित वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, आज का उपन्यास हमारा गोदान है। प्रेमचंद का लिखा ये उपन्यास गोदान। तो इस उपन्यास की अगर बात करें तो इसके पहले हम प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों की भी चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का जिसका प्रकाशन हुआ 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 में, मृत्यु हुई 8 अक्टूबर 1936 में, ठीक है। तो इनके अन्य उपन्यासों की अगर चर्चा करें प्रेमचंद जी के, तो गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, ठीक है, ये सभी इनके उपन्यास हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देख लें, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926 और निर्मला 1927, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936 और मंगलसूत्र 1948, जो कि इनका एक अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद जी, धनपत राय नाम था इनका, और प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम जी ने इनको दिया था, ठीक है। और इनके द्वारा जो लिखे उपन्यास मूल उर्दू में लिखे गए थे, उसका हिंदी रूपांतर इन्होंने किया था। तो अगर गोदान की हम लोग बात करें, गोदान उपन्यास का प्रकाशन हुआ 1936 में। इस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याओं, दुखों का महाकाव्यात्मक रूप में चित्रण किया गया है, ठीक है। जिसमें अगर पात्रों की बात करें तो कुल 84 पात्र हैं, ठीक है। गोदान में कुल 84 पात्र हैं, जिनमें 56 पुरुष पात्र हैं और 28 स्त्री पात्र हैं। मुख्य पात्रों की बात अगर करें, इसमें से होरी, गोबर, मेहता, राय साहब, अमरपाल सिंह, दाता दीन, माता दीन, धनिया, झुनिया, रूपा, सोना, मालती, गोविंदी, सिलिया, और ये सभी प्रमुख पात्र में है, ठीक है। होरी जो होता है इस उपन्यास में धनुष यज्ञ जो हो रही होती है राय साहब के यहाँ, उसमें राजा जनक के माली की भूमिका निभाता है। ओंकारनाथ एक होते हैं, इसमें बिजली पत्र के संपादक का नाम होता है ओंकारनाथ। प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में मेहता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं, ठीक है। होरी की उम्र 40 वर्ष है और धनिया की 36 वर्ष है। इसमें प्रेमचंद ने आदर्श और यथार्थ का समन्वय किया है, ठीक है। आदर्श और यथार्थ का समन्वय इस उपन्यास में देखने को मिलता है। तो ये हुई बात गोदान की। उसके बाद हमारा अगला उपन्यास जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है त्यागपत्र। त्यागपत्र को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे अगले जो पुराना वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, उसमें हमने इसका पूरा कथानक दिया है। यहाँ पर हम त्यागपत्र के थोड़ी से एकदम चर्चा करेंगे शॉर्ट में। तो त्यागपत्र जिसका प्रकाशन वर्ष 1937 है, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। ये आत्मकथात्मक, डायरी और संस्मरणात्मक शैली में लिखा हुआ है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो मृणाल, प्रमोद, प्रमोद की माँ, पिता स्कूल के शिक्षक, मृणाल की जो सहेली शीला, राजनंदिनी, कोयले वाला बनिया और शीला का भाई जो मृणाल का प्रेमी होता है, ये प्रमुख पात्र हैं। यह एक मनोविश्लेषणात्मक नारी प्रधान उपन्यास है और ये उपन्यास अनमेल विवाह के दुष्परिणाम की कहानी कहता है, ठीक है, जो एक सच्ची घटना के आधार पर लिखी गई है। और उपन्यास ये नारी प्रधान उपन्यास है। जैनेन्द्र जी का दार्शनिक रूप भी हम इस उपन्यास में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये त्यागपत्र उपन्यास की बात हुई। उसके बाद अगला आता है बाणभट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा ये उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है। इसके प्रकाशन की अगर बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है 1946। और इसके अलावा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास हैं, चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973 और अनामदास का पोथा 1976। अनामदास का पोथा जो उपन्यास है पहले पूर्व में अथ रेको आख्यान के नाम से भी लिखा गया था, ठीक है। तो इनका जो चारूचंद्र लेख उपन्यास है ये 1963 में राजा सातवाहन या चंद्रलेखा के आधार पर 12वीं-13वीं सदी के सांस्कृतिक और राजनैतिक स्थिति का चित्रण करता है। पुनर्नवा लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था और नारी शोषण का चित्रण करता है।
और अनामदास का पोथा जो उपन्यास है वो छंदोग्य एवं बृहदारण, छंदोग्य एवं बृहदारण यानी औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का ये चित्रण करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे सिलेबस में है बाणभट्ट की आत्मकथा, इसमें प्रेम के उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। 7वीं सदी के भारत की राजनैतिक स्थिति का निरूपण इसमें किया गया है। यह डायरी शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो बाणभट्ट, निपुणिका, हर्ष कुमार, कृष्णवर्धन, महामाया, भट्टनी, राजश्री, देवपुरुष, तुमर मिलिंद, सुचरिता, अघोर भैरव, ये प्रमुख इसके पात्र हैं। ये फ्लैशबैक शैली यानी पूर्व दीप्ति शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। इसके महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो तत्कालीन धर्म साधना, संस्कृति, कला, दर्शन, मानवीय राग विराग, आचार विचार का संधान के साथ हर्षकालीन जो सामाजिक विलासता है, कामुकता है, नारी की अवमानना है, अपहरण और विक्रय, निरीहों पर प्रहार, सुरा सुंदरी का दौर, ईर्ष्या, द्वेष, रूढ़िग्रस्तता के बीच मानव मूल्यों की खोज और वैष्णव साधना की प्रतिष्ठा इस उपन्यास में हम देख सकते हैं। यानी इन सारी कुरीतियों के बीच मानव मूल्यों की खोज और वैष्णव साधना की प्रतिष्ठा इस उपन्यास में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस उपन्यास के संदर्भ में विद्वानों के कुछ महत्वपूर्ण कथन भी हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के आधार पर। तो नामवर सिंह लिखते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं तो और क्या है। बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का रूपक नहीं तो और क्या है। गोपाल राय जी लिखते हैं कि यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है, ये गोपाल राय जी लिखते हैं। डॉक्टर देवराज के शब्दों में कहें तो हिंदी में कोई व्यक्ति इस प्रकार के उपन्यास व कथा को लिख सकता था, ऐसी कल्पना करना कठिन है। ये डॉक्टर देवराज जी लिखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कथन है इस उपन्यास के संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद अगला आखिरी उपन्यास है जो इस पाठ्यक्रम के आधार पर देखा जाए तो मानस का हंस। मानस का हंस जो उपन्यास है अमृतलाल नागर द्वारा लिखा यह उपन्यास है। तो इस उपन्यास के पहले हम अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यासों की बात करेंगे। अमृतलाल नागर जी का जन्म हुआ 17 अगस्त 1916 को और मृत्यु हुई 23 फरवरी 1990 को। इनके अन्य उपन्यास है महाकाल 1947 जो बंगाल के अकाल की त्रासदी पर आधारित है, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवियों का चित्रण मिलता है। फिर शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य और मानस का हंस जिसका प्रकाशन वर्ष 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981 जो सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट और पीढ़ियाँ, ये अमृतलाल नागर के महत्वपूर्ण उपन्यास है। मानस के हंस की बात करें तो ये उपन्यास 1972 में लिखा गया। धर्मवीर भारती को इन्होंने समर्पित किया है ये उपन्यास, अगर पूछा जाए तो कि उन्होंने लिखा है अपने अनुज प्रिय धर्मवीर भारती को समर्पित किया है। उपन्यास की प्रेरणा फिल्म निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के आग्रह से इन्होंने की थी। और विषय की बात अगर करें इस उपन्यास का विषय क्या है तो ये मानस का हंस आप समझ सकते हो कि ये महाकवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, यानी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित एक जीवनी परक उपन्यास है। ठीक है, भारतवासियों उद्देश्य की बात करें तो इसमें भारतवासियों के आस्था और विश्वास के स्वरों को प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख पात्रों की बात अगर करें इस उपन्यास में तो करीब 60 पात्र हैं, जिसमें से तुलसीदास, रत्ना, मैना कहारिन, पंडित दीनबंधु, रामू द्विवेदी, नत्थू, डॉक्टर गणपति, श्यामू की बुआ, पार्वती, मनकू और मोहिनी आदि हैं इसके प्रमुख पात्रों में आते हैं। 1978 में मानस का हंस उपन्यास के लिए रचनाकार को हरजीमल डालमिया पुरस्कार भी मिला था और 1973-74 में इसी उपन्यास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।
ठीक है। इस उपन्यास के संदर्भ में कुछ कथन लिए हैं इसी उपन्यास से हमने। गोस्वामी जी लिखते हैं, विरक्त अब फिर से राग के बंधन में नहीं बंध सकता। गोस्वामी जी कहते हैं ये बात, विरक्त अब फिर से राग के बंधन में नहीं बंध सकता है। ठीक है। एक और कथन इसमें आता है कि टूटी झोपड़ियों के बीच अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती, वह अपनी सारी भव्यता कलात्मकता में क्रूर और गंवार लगता है। ये तुलसीदास जी लिखते हैं। अगला कथन आता है कि नारी बिना किसी की गति नहीं, ना हमारे जैसे फक्कड़ों की, ना तुम्हारे जैसे परम पवित्र शास्त्रियों की। ये गंगेश्वर जी लिखते हैं। और अगला कथन है, मैं ये कदापि नहीं चाहता कि मेरा वह सोना कल मिट्टी साबित हो जाए, दुविधा में माया और राम दोनों ही चले जाएं। ये गोस्वामी जी की मोहिनी से कथन कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण उपन्यास थे जो हमने लिए पाठ्यक्रम से संबंधित, जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए लाभकारी होंगे। तो हमारा प्रयास था, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक यू।